एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं क्लैन लीडर ली जोंजियो की इतनी टेरिफाइंग पावर को देखकर घबराते हुए अपने मन में कहता है वो कब से इतनी पावरफुल हो गई। अगले ही पल वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। फिर वो अपने मन में कहता है इतनी क्रूर और डिटरमाइंड, क्या ये वही निकम्मी लड़की है जिसे हम पहले जानते थे। ली जोंजियो हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे कहती है क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, ये कितना इम्प्रेसिव है। और वो उसकी तरफ साइको की तरह देख रही होती है। उसको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए क्लैन लीडर की फट जाती है और वो घबराते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, परिवार के मुख्य कबीले की महिला को कैसे चोट पहुँचा सकता हूँ। हमारे बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, हम तो बस लेडी इंचार्ज के आदेश का पालन कर रहे हैं। फिर हम डीमन किंग को देखते हैं जो एक पेड़ पर आराम फरमाते हुए और क्लैन लीडर की तरफ देखकर कहता है उसका रवैया कितनी जल्दी बदल गया, क्या वह इंसान है या जानवर। फिर वो जोंजियो की तरफ स्माइल करते हुए कहता है लेकिन मेरी जोंजी सच में बहुत कूल है, उसका ऐसा एटीट्यूड मुझे पसंद आया। अगले ही पल हम जोंजियो को देखते हैं जो निराश होते हुए कहती है मैं लड़ाई का इंतजार कर रही थी लेकिन ये अब बोरिंग हो रहा है, अगर तुम में से कोई भी नहीं लड़ना चाहता तो मैं आराम करने जा रही हूँ। फिर वो अपने घर की तरफ देखकर कहती है अरे मेरा तो घर जल गया है, मैं आज रात कहाँ सोऊंगी। फिर वो क्लैन लीडर को स्माइल करते हुए कहती है जून लिटियन, मैंने सुना है कि आपका डूगन कबीला बहुत अच्छा है। क्लैन लीडर कहता है अच्छा ठीक है, मैं नौकरों से कहूँगा कि वो तुम्हारे लिए वो जगह साफ कर दें, वो तुम्हारे लिए उस जगह को साफ कर दें। उसकी ये बात सुनकर झंझियान उसे कहती है अच्छा लड़का, अब तुम जा सकते हो। फिर वो सीरियस और कोल्ड लुक देते हुए उन्हें कहती है याद रखना, अगर तुमने फिर से मेरे खिलाफ योजना बनाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी बॉडी को कोल्ड बॉडी में तब्दील कर दूंगी। क्लैन लीडर उसकी ये बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है, फिर गुस्से में आते हुए अपने मन में कहता है तुम कुतिया कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की, मुझे अभी उसे शांत करना होगा, मेरे पास उसे मारने के बहुत सारे मौके हैं। फिर क्लैन लीडर वहाँ से जाने लगता है। ली जोंजियो उसे कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। ये सुनकर क्लैन लीडर रुक जाता है और उसकी तरफ घूरते हुए कहता है क्या अभी भी कुछ बाकी है। जोंजियो उसे कहती है क्लैन लीडर होने के बावजूद आप मेरे सामने प्रस्थान करने का शिष्टाचार भूल गए हैं। ये सुनकर क्लैन लीडर और किन फनी सा फेस बनाकर ली जोंजियो को देखने लगते हैं। अगले ही पल वो अपने दांतों को पीसते हुए जोंजियो के सामने झुकते हुए उसे कहता है माई लेडी, मैं ब्रांच क्लैन का नेता आपके अच्छी सेहत की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमें जाने की अनुमति दें। जोंजियो उसे कोल्ड और शांत स्वभाव में देख रही होती है और अगले ही पल उसे कहती है ठीक है मैं समझ गई और जहाँ से दफा हो जाओ। फिर वो उन्हें रोकते हुए कहती है एक और बात, मेरे रिटायर होने के बाद यहाँ की सारी आग बुझ जानी चाहिए। ये सुनकर क्लैन लीडर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए उसे कहता है ठीक है मिस। वो दांत पीसते हुए अपने मन में कहता है ये मुझे बुली कर रही है, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर वो अपने मन में कहता है जोंजियो मैं तुम्हें बहुत तड़पा कर मारूंगा। अगले ही पल जोंजियो वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते किन की तरफ एक नीडल फेंक देती है जो जाकर सीधा उसकी गर्दन में लगती है। किन घबराते हुए उसकी तरफ देखती है। जोंजियो उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहती है मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी और मैं यही कह रही थी। और जुनकियान तुम्हें कभी भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हें दिन प्रतिदिन अपने शरीर में तेज दर्द सहना पड़ेगा। जोंजियो की हत्या की ये सजा है और तुम्हारे लिए ये सबसे अच्छा है। क्लैन लीडर घबराते हुए कहता है किन क्या तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें क्या हुआ। और हम किन को देखते हैं जो बोलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन मगर उसके गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही होती। किन को बोलते ना देख क्लैन लीडर गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है किन अपने पिता पर भरोसा रखो, एक दिन मैं जोंजियो के एक एक अंग को काट डालूंगा, उसकी आंखें निकाल दूंगा और उसकी जीभ काट दूंगा और फिर उसे एक बड़े बाड़े में फेंक दूंगा और उसे हमसे भी मरने की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। अगले ही पल हम जोंजियो को देखते हैं जो अंगड़ाई लेते हुए अपने मन में कहती है क्या रात है, मेरी मांसपेशियों में दुख रही है, ये बॉडी तो बहुत वीक है, लगता है मैंने बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया है, मुझे इसकी सावधानी पूर्वक देखभाल करनी होगी, इसकी ताकत बढ़ानी होगी और मांसपेशियों को ट्रेन करना होगा, इस तरह मैं अपनी शक्ति वापस पा सकती हूँ। वो ऐसा कहते जा ही रही होती है कि उसे पीछे से डीमन किंग आकर रोक लेता है। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहता है तुम ब्रैड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, तुम जियो नहीं हो, तुम्हारा नाम जोंजियो है। जोंजियो उसके हाथ को हटाते हुए उसे कहती है अच्छा तो तुम यही हो।
हम दोस्त नहीं हैं और अपनी सच्चाई क्यों बताऊं। डीमन किंग उसके कान में आकर कहता है, मेरा नाम मोबियो है, तो अब क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं। जॉनजियो उसे उसके चेहरे को अपने से दूर हटाते हुए कहती है, तुम ब्रैड कहीं के, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। ये सुनकर डीमन किंग उसे अपने करीब लाते हुए कहता है, हालांकि तुमने मुझसे झूठ बोला, फिर भी जू जू एक अच्छा नाम है, इसमें तुम्हारा जू और मेरा जू है। उसके हाथ को पकड़ते हुए वो कहता है, हमें अपने बच्चे का नाम जू जू रखना चाहिए। ये सुनकर जूनजियो का दिमाग सदमे में चला जाता है और वो कहती है, क्या एक बच्चा। फिर वो शर्माते हुए डीमन किंग को कहती है, मोबियो क्या इतने समय से बंद रहने की वजह से आपका दिमाग हिल चुका है। हाँ, हमारे बीच पहले भी एक सौदा हुआ था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने खुद को तुम्हें भेज दिया है। ये बात सुनकर डीमन किंग हल्का सा मुस्कुराते उसे कहता है, जियो तुम बहुत जिद्दी हो, इससे पहले किसी ने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की। जॉनजियो उसका हाथ साइड करते हुए उसे कहती है, जब से तुम मुझे मिले मुझे किसी पुरुष जहाँ बच्चे की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कुछ भी हल कर सकती हूँ। ये सुनकर डीमन किंग उसे कुछ नहीं कहता है। फिर वो उस पल को याद करने लगता है जब जॉनजियो ने क्लैन लीडर के साथ फाइट की थी। डीमन किंग उन पलों को याद करते हुए कहता है, अब से मैं तुम्हें अपना सारा बोझ अपने कंधों पर उठाने की अनुमति नहीं देता हूँ और मुझे ये तुम्हारे लिए करना है। ये सुनकर जॉनजियो से कहती है, लेकिन हम तो अभी अभी मिले हैं। यही पल वो अपने चेहरे को साइड करते हुए उसे कहती है, अब मुझे परेशान करना बंद करो, मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगी क्योंकि तुम मुझे फैंगलो शहर में ले गए थे और अब से हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। ये सुनकर डीमन किंग उसे कहता है, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता और तुम जहाँ भी जाओगी मैं भी तुम्हारे साथ वहीं रहूँगा। फिर वो स्माइल करते हुए उसे कहता है, तुम मुझे किसी भी तरह से झटक नहीं सकती, मुझसे दूर भी नहीं हो सकती। जॉनजियो चिड़चिड़ा सा फेस बनाते हुए उसका नाम लेते हुए उसे कहती है, मोबियो तुम एक चिंगम की तरह हो। घटिया कहीं के। अगले ही पल सीन शिफ्ट होता है। हम क्लैन लीडर को देखते हैं जो एक कप को फोड़ते हुए अपनी मुट्ठी को मीचते हुए गुस्से से कहता है, जॉनजियो पहले अपना असली रंग छुपा रही थी और हम सब उसके द्वारा धोखा खा चुके हैं, वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है। ये सुनकर उसके पीछे खड़ा हुआ नौकर घबराते हुए उसे कहता है, माय लॉर्ड अब हमें क्या करना चाहिए। क्या फैमिली लेडी ने हमें जॉनजियो को मारने के लिए नहीं कहा था? अगर उसे पता चल गया तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्लैन लीडर चिल्लाते हुए उसे कहता है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसने फर्स्ट स्टार के स्पिरिट मास्टर को मार डाला। क्या तुम चाहते हो मैं उससे लड़ने जाऊं या कुछ और? ये सुनकर वो नौकर घबराते हुए उसके आगे झुकते हुए उसे कहता है, माय लॉर्ड मुझे माफ़ करें, लेकिन क्या हमारे पास अभी भी मिस वान नहीं है? वह सेकंड लेवल की स्पिरिट मास्टर है, उसे जॉनजियो को मछली मारने की तरह ही मारना चाहिए। ये सुनकर क्लैन लीडर स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ये भी सही है और हमारे पास अभी भी एक मौका है। फिर बॉस नौकर को कहता है, कबूतर से बान को एक संदेश भेजो और उसे वापस आने के लिए कहो। ये सुनकर वो नौकर झुकते उसे कहता है, ठीक है माय लॉर्ड मैं अभी करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें लीचवाई बेला दिखाया जाता है जहाँ क्लैन लीडर भागते हुए किनकिन की ओर जाते हुए उसे कहता है, किनकिन क्या आप ठीक हो? किनकिन कुछ बोलने की कोशिश तो कर रही होती है लेकिन उसके मुंह से आ के सिवा और कुछ भी नहीं निकलता। क्लैन लीडर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे कहता है, किनकिन चिंता मत करो, उन्होंने अभी तुम्हारे जबड़े को ठीक किया है, तुम जल्दी ही बोलने के लायक हो जाओगी। मेरी प्यारी बेटी मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए जॉनजियो को मार डालूंगा। किनकिन उसे चिल्लाकर कहती है, आ। फिर वो अपने मन में कहती है, पिताजी बहुत दर्द हो रहा है, मैं मरना चाहती हूँ, मेरा सारा शरीर उबर रहा है। क्लैन लीडर डॉक्टर की तरफ देखते हुए उसे कहता है, डॉक्टर मेरी बेटी अभी तक ऐसी क्यों है, आपने उसे ठीक क्यों नहीं किया? डॉक्टर उसके आगे झुकते हुए कहता है, लॉर्ड जून मिस किनकिन को बस हल्का सा अंदरूनी दर्द है, मैं उन्हें कुछ चमक दबा दूंगा और वो ठीक हो जाएंगी। अगले ही पल हम किनकिन को देख रहे होते हैं। उसकी बॉडी में जैसे आग की तरह लपटें दौड़ रही होती हैं और वो रोते हुए अपने सिर को हिलाते हुए कहती है, नहीं। फिर वो अपने मन में कहती है, जॉनजियो ने ही मुझे ऐसा बनाया होगा, उसने ज़रूर मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ की है। फिर वो रोते हुए अपने मन में जॉनजियो का जोर से नाम पुकारती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें डोंगू बेला दिखाया जाता है जहाँ जॉनजियो स्माइल करते हुए कहती है, जे जून लिटियन का निजी घर है, वह इसे मुझे देने में खुश नहीं होगा, वो इस समय बहुत नाराज होगा। फिर राइटर कहता है, जे जानते हुए कि लिटियन बहुत पीड़ित है, जॉनजियो बहुत खुश है। अगले ही पल हम डीमन किंग को देखते हैं जो उसके पीछे आते हुए स्माइल करते हुए उसे कहता है, ये तो बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ बहुत शांति है और मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे में ही रह रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर जॉनजियो रोने जैसा फेस बना लेती है और उसे कहती है, मूवियो क्या आप जहाँ रहना चाहते हो?
डीमन किंग कहता है हाँ, जहाँ बहुत सारे कमरे हैं तो मैं यहीं रहूँगा। जोंजियो उसे गुस्से से घूरते हुए अपने मन में कहती है मैं उसे हरा नहीं सकती, ना ही उससे पीछे चढ़ा सकती हूँ। हालांकि मैंने एक बार उसका इस्तेमाल किया है। फिर वो थोड़ा सा निराश होते हुए अपने सिर पर हाथ रखते हुए अपने मन में कहती है ये बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी आदमी को कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर वो डीमन किंग को कहती है मैं आराम करने जा रही हूँ, क्या तुम अब जा सकते हो। डीमन किंग पप्पी की तरह हरकत करते हुए उसे कहता है ठीक है, आई सी यू, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। अगले ही पल जोंजू अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेटते हुए अपने माथे पर हाथ रखते हुए मन में कहती है मोव्यू बहुत ही चिपचिपा व्यक्ति है, उससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। फिर जो उसके हाथ में पेंडेंट होता है उससे आवाज़ आती है मास्टर कृपया परेशान मत होए, वो वैसे भी अच्छा दिखता है, आप उसके साथ बस एक आकर्षित वस्तु की तरह व्यवहार कर रही हैं, बर्ताव कर सकते हैं। जुंजियो उसकी बात सुनकर जल्दी से उठते हुए उसे कहती है अच्छा तो तुम्हें उसका चेहरा पसंद है ना। ये सुनकर वो कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे लिए तो आप दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हो मास्टर, मैं कसम खाता हूँ कि मैं केवल आपसे ही प्यार करूँगा। उसकी इतनी प्यार भरी बातें देखकर जोंजियो उसे अजीब तरीके से देखने लगती है। जोंजियो फिर कहती है इस स्थान पर ट्रैवल करने की वजह से मुझे जो कंफर्ट मिला है वो तुम्हारी वजह से और ब्रेसलेट की स्पेस की वजह से। अगले ही पल वो स्पेंडर से एक बिल्ली को खींच कर बाहर निकाल लेती है। फिर वो उसे घूरते हुए कहती है अच्छा तो मुझे बताओ, क्या मेरा टाइम ट्रैवल करने का तुमसे कोई संबंध है। वो ये सुनकर घबराते हुए उसे कहती है मैं मुझे माफ़ करना मास्टर, जब बॉम्ब फटा तो मुझे बस तुम्हारी आत्मा की रक्षा करने का समय मिला, कौन जानता है कि तुम सचमुच इस जगह आ गई हो। जुंजियो उसे कहती है क्या मैं वापस जा सकती हूँ। लिटिल फाइव उसे कहती है नहीं, आपका शरीर वेपोराइज हो चुका है और आप वापस नहीं जा सकते। जोंजियो उसकी ये बात सुनकर निराश हो जाती है। फिर राइटर हमें भी बताता है कि जोंजियो के दिमाग में अब क्या चल रहा है। मुझे ये जवाब सुनकर ज़्यादा अच्छा नहीं लगा क्योंकि मुझे उस दुनिया से कोई खास लगाव नहीं है। मैं एक अनाथ हूँ और मेरा कोई परिवार नहीं है। मैं मरने के बाद भी पूरी तरह अकेली हूँ। मेरा एकमात्र साथी फाइबर है जो बहुत बुद्धिमान है। फिर वो फाइबर को अपनी गोद में लेटाते हुए उसे कहती है क्योंकि मैं वापस नहीं जा सकती तो इसलिए मैं जहाँ एक अच्छा जीवन व्यतीत करूँगी। शरीर का असली मालिक बहुत दुखी है, उसके माता पिता नहीं थे और उसे बहुत परेशान किया जाता था। उसकी ये बात सुनकर लिटिल फाइबर अपने हाथ को ऊपर करते हुए उसे कहती है यस मास्टर, उसके जीवन के हर एक पल को जांचा है। लोगों ने देखा कि वो 12 वर्ष की आयु में ताओवाद का अभ्यास नहीं कर सकती थी और फिर उसे मेन ब्रांच से बाहर कर दिया और उसे यहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फैमिली हेड द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। मेरी मेमोरी के अनुसार मेरे पिता बहुत अच्छे थे, जब वो जिंदा थे तो तब सभी उनका बहुत सम्मान करते थे और वो बहुत शक्तिशाली थे। फिर जोंजियो अपने मन में कहती है कम से कम उसके माता पिता तो थे जो उसे प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने मेरे जन्म से पहले ही मेरा विवाह राजकुमार से कर दिया। अगले ही पल वो उस समय को याद करती है जब क्लैन लीड ने उसे कहा था तुम किसी भी काम में अच्छी नहीं हो और तुम प्रिंस से शादी करने के सपने देख रही हो। इस दुनिया में केवल मेरी ही बेटी इस प्राथमिकता का आनंद ले सकती है। जोंजियो उस समय को याद करते हुए कहती है ये कितना नाटकीय है, तो इसलिए जोंजियो की हत्या कर दी गई। ये सुनकर लिटिल फाइबर उसे कहती है मास्टर, वो लोग पापी हैं, क्या हम जिन परिवार को छोड़ दें। आप हीलिंग गॉड हो और हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर जोंजियो से कहती है नहीं, ये दुनिया उस दुनिया से अलग है जिसमें हम रहते हैं। उनके पास स्पिरिट मास्टर हैं। ताओवाद का इस्तेमाल करने वाले लोग सैकड़ों साल तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए मेडिकेशन भी अलग अलग हो सकती है। जोंजियो अपने मन में कहती है जोंजियो की याद में मैंने दवाइयों के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। मुझे इस शरीर की मदद से दुनिया को जानना है और यहाँ क्षमता ही सब कुछ है। भले ही ये शरीर वास्तव में बेकार है, मैं इसे बहुत शक्तिशाली बना दूंगी क्योंकि मैं इनविजिबल जोंजियो हूँ। ये सुनकर फाइबर बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है मास्टर, आप बहुत अच्छे हो, आप इनविजिबल हो, आप सबसे बेस्ट हो। मेरी मास्टर हमेशा इनविजिबल रहे। अगले ही पल जोंजियो एक मैजिकल आर्ट को परफॉर्म करने लगती है जिसका नाम फ्रोजन हार्ट इन कनेक्शन है। वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जोड़ते हुए अपने आसपास एक सर्कल क्रिएट करने लगती है। अगले ही पल उसे झटका लगता है जिसकी वजह से उसकी आँख खुल जाती है
वो घबराते हुए कहती है, जे बॉडी तो बहुत वीक है। ऐसा लगता है कि स्पिरिट पावर ही मेरी शक्ति को बेहाल कर सकती है। मुझे अभी भी अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए जड़ी बूटियों की जरूरत है। फिर लिटिल फाइबर उसकी चापलूसी करते हुए कहती है, गुरुजी, आप दुनिया में सबसे शानदार हो, यहाँ तक कि पुरुष भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम नंबर 1 चार्मिंग क्रिएचर। जोंजियो उसकी चापलूसी भरी बातें सुनकर एम्बैरस फील करने लगती है और अगले ही पल उसे पकड़ते हुए अपने सिर के नीचे लेटाते हुए कहती है, इस बिल्ली से मैं कुछ आराम तलाश कर सकती हूँ। जोंजियो उस कैट को पकड़कर सहलाते हुए कहती है, ये कैट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर इसकी स्मेल बहुत प्यारी है। अगले ही पल हम एक नौकरानी को देखते हैं जो घबराते हुए जोंजियो के पास उसे कहती है, माई लेडी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जोंजियो के आगे झुकते हुए कहती है, मुझे आपकी फिर से नौकरानी बनने दो, मैं आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगी। जोंजियो स्माइल करते हुए उसे कहती है, अच्छा तो तुम वही थी जिसने मुझे ड्रग दिया था और मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी और तुम अपने आप ही मेरे पास आ चुकी हो। उसकी ये बात सुनकर वो नौकरानी मगरमच्छ के आंसू रोते उसे कहती है, माई लेडी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप उस सब को भूल जाइए और ये सब करने के लिए मुझे फोर्स किया गया था। फिर वो अपने मन में कहती है, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, अगर ये मुझे करने के लिए नहीं कहा गया होता तो मैं तुम जैसी मूर्ख से कभी भीख नहीं मांगती। क्लैन लीडर ने मुझे तुम्हारी जासूसी करने के लिए कहा था, मुझे इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। जोंजियो उसकी ये बात सुनकर उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखते हुए उसे कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। उसकी ये बात सुनकर वो नौकरानी स्माइल करते हुए उसे कहती है, क्या सच में, क्या अब से मैं आपकी मेड बन सकती हूँ? जोंजियो काम और हल्की सी स्माइल करते हुए उसे कहती है, तुम मेरी दासी हो और हमेशा रहोगी। ये सुनकर वो नौकरानी खुश आ जाती है और मन में कहती है, ये कितनी पागल है, मैंने तो इसे आसानी से स्टूपिड बना दिया। फिर वो जोंजियो से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माई लेडी। अगले ही पल जोंजियो उसके कोई पिल जैसी चीज़ रख देती है और स्माइल करते हुए उसे कहती है, अनफॉर्चुनेटली मैं कूड़ा नहीं रखना चाहती जब तक तुम ये साबित ना कर दो कि तुम कूड़ा नहीं हो और तुम बेकार नहीं हो। नौकरानी घबराते हुए उसे कहती है, आपने मुझे क्या खिलाया? अगले ही पल उसकी सांस फूलने लगती है। वो अपने गले को पकड़ते हुए घबराते हुए कहती है, ये बहुत गर्म हो रहा है, जल रहा है, आपने मुझे क्या खिलाया? ये बहुत दर्द कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा पेट फट जाएगा। उसकी ये बात सुनकर जोंजियो उसे सीरियस और स्माइल करते हुए कहती है, ये एक पिल है जो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देगी और मुझे फिर से काटने में असमर्थ कर देगी। आखिरकार मुझे काटने वाले कुत्ते पसंद नहीं हैं। अगले ही पल हम उस नौकरानी को देखते हैं जिसकी आंखें काली हो चुकी हैं और वो ज़ॉम्बी की तरह लगती है और जोंजियो को गाली देने लगती है। फिर घबराते हुए कहती है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी नज़र धुंधली क्यों हो रही है? अगले ही पल कोई जोंजियो को कहता है, जोंजियो, ये तुमने उसके साथ क्या किया? और वो डीमन किंग होता है। जोंजियो से स्माइल करते हुए कहती है, ये एक पपेट सोल पिल है, इसके खाने के बाद ये मेरी पपेट बन जाएगी और मेरे ही ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। उसकी ये बात सुनकर डीमन किंग सीरियस होते हुए उसे कहता है, अच्छा, एक पपेट एक डैन पिल है, क्या ये इतनी काम की होती है? बहुत दिलचस्प है। वो अपने मन में कहता है, आखिरकार कैसे जीव को इतनी शक्तिशाली डैन पिल मिल गई। यही पल हमें उस नौकरानी को दिखाया जाता है जो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह बन गई होती है। जोंजियो उसे कहती है, मुझे ये मिस जीव कहकर पुकारो और लिटियन को स्पाई करो, क्लैन लीडर और उसकी फैमिली के बारे में जांच करो, के बारे में तुम्हें जो भी पता लगे मुझे बता देना। चलो अब यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर वो नौकरानी बेजान पुतले की तरह उसे सिर हिलाते कहती है, ठीक है मिस जीव। उसे ऐसे जोंजियो की बात मानते देख डीमन किंग अपने मन में कहता है, क्या मैं बहुत लंबे समय से बन रहा हूँ? ये सोल पिल और ये पपेट सोल पिल मेरे लिए नहीं है, मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? जोंजियो उसे इतना क्यूरियस होते हुए देख उसे कहती है, इस सोल पपेट पिल के बारे में क्यों जानना चाहती हो? सोल पिल को लेकर तुम इतने क्यूरियस क्यों हो? डीमन किंग उसके पास जाते हुए कहता है, जोंजियो, क्या तुम इसके बारे में मुझे अभी बताना चाहती हो? जोंजियो उसे नॉर्मल सा एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। अगले ही पल वो एक अनजान व्यक्ति की तरह एक्ट करते हुए उसे कहती है, ये मेरा सीक्रेट है और मैं ये किसी आत्मा को नहीं बताना चाहती। ये सुनकर डीमन किंग की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है और वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, क्या जोंजियो का भी एक सीक्रेट है? अगले ही पल वो उसे कहता है, जोंजियो, लेकिन मैं तुम्हें अपना राज बताना चाहता हूँ, आप अदला बदली कर सकते हैं। यह सुनकर जोंजियो उसे सीरियस एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सोना चाहती हूँ,
तुम जब जहाँ से जाओगे तो दरवाजे को बंद कर देना। वो वहाँ से गाना गाते हुए जाने लगती है। डिमन किंग उसे ऐसा करता देख अपने मन में कहता है, तुम उत्साह से भरी हो यू की आत्मा अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। वो एक ठरकियों जैसा वेश बनाते हुए कहता है, तुम्हें बड़े मज़े से खाना चाहता हूँ। अगले ही पल हम जोंजियो को जिन फैमिली के स्टडी रूम में देखते हैं। जोंजियो उस स्टडी रूम को देखकर कहती है, वाह जुनलिटियन का स्टडी रूम तो बहुत अच्छा है। लिटिल वाइवर उसे कहती है, मास्टर हम यहाँ क्या करने आए हैं। जोंजियो उसे कहती है, मेरी सारी मेरिडियन बंद हो चुकी हैं, मुझे कुछ जड़ी बूटी वाली दवा खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। लिटिल वाइवर चापलूसी करते हुए उसे कहता है, मास्टर अब मैं आपकी मदद करूंगा। उसे ऐसा करते देख जोंजियो थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है। फिर वो अपने मन में कहती है, मैं पहले इतनी अमीर थी कि एक पूरा शहर खरीद सकती थी, लेकिन अब मेरे पास दुआ खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। अगले ही पल वो दोनों बहुत सारी चीजों को उठाकर इधर उधर फेंकने लगते हैं। वो दोनों सारी जगह को फरोल देते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अगले ही पल जोंजियो को एक बक्सा मिलता है जिसमें बहुत सारा सोना और जेवर जवाहरात रखे होते हैं, जिसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो उसे देखकर कुछ हो जाती है और कहती है, फाइनली मैंने इस चीज को ढूंढ लिया। अगले ही पल वहाँ क्लैन लीडर आ जाता है और चिल्लाकर उन्हें कहता है, तुम कौन हो चोर। वो दोनों उसकी आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। अगले ही पल बहुत फनी सा सीन हो जाता है। क्लैन लीडर उन्हें चिल्लाकर कहता है, जोंजियो तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान चुराने की। चोर कहीं। उसकी ये बात सुनकर जोंजियो से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा क्या। जॉन लिटियन, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे पिता ने तुम्हें कितनी बार पैसे दिए हैं और ये उसका भुगतान है। ये सुनकर क्लैन लीडर चिढ़ते हुए उसे कहता है, क्या ये क्या बकवास है। और अपने मन में कहता है, उसे कैसे पता चला कि मैंने। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, जोंजियो तुम बस मेरे पैसे चुराने के बहाने ढूंढ रही हो। उसके ऐसा कहते ही उसके पास से एक चाकू गुजर जाता है जो सीधा आकर दीवार पर लगता है, जिसे देखकर क्लैन लीडर की फट जाती है। जोंजियो उसे घूरते हुए कहते हैं, क्यों, क्या आप एक बेकार और निकम्मे इंसान हैं और आप अपना कर्ज चुकाने से इनकार कर रहे हैं। उसे इतना सीरियस देख क्लैन लीडर को पसीना आने लगता है। वो अपने सिर को हिलाते हुए उसे कहता है, नहीं आपने मेरा गलत मतलब समझ लिया। उसकी ये बात सुनकर जोंजियो अपने एक्सप्रेशंस को चेंज करते हुए स्माइल करते हुए उसे कहती है, ओह आपकी ये बात भी सही है, आप इन पैसों को मुझे जेब खर्चे के लिए भी दे सकते हो अपनी जेब से, है ना। अगले ही पल जोंजियो उसका सामान लेकर वहां से जाने लगती है और क्लैन लीडर चिल्लाता ही रह जाता है। क्लैन लीडर अपनी मुट्ठी को मीचते हुए कहता है, जोंजियो तुम इंतजार करो, जब विमान वापस आएगा तो मैं तुम्हें टुकड़ों में कट कर दूंगा। फिर हम डीमन किंग को देखते हैं जो हमेशा की तरह एक पेड़ पर लेटे हुए जोंजियो को फॉलो कर रहा होता है और उसे देखकर कहता है, मेरी जोंजियो बहुत शरारती है, लेकिन आज मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए आज मैं यू को अकेला छोड़ दूंगा। वैसे भी वह मुझसे दूर नहीं जा सकती। पल हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई कह रहा होता आलू ले लो, कांदे ले लो। है। फिर हम जोंजियो को देखते हैं जो गाना गाते हुए उस मार्केट में चलते हुए कहती है। फिर हम जोंजियो को देखते हैं जो उस मार्केट में आ रही होती है और गाना गाते हुए कहती है, मैं और अधिक अमीर बनना चाहती हूँ ताकि मुझे पुरानी समस्याओं से परेशानी ना हो। अगले ही पल हमें बहुत सारी भीड़ दिखाई जाती है। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, वह युवक बहुत सुंदर है, फिर भी उसकी बीमारी बहुत गंभीर है, डॉक्टर जाओ उसका इलाज कर रहे हैं। उसके पीछे ही खड़ी हुई लड़की उसे कहती है, डॉक्टर जाओ इज वेरी गुड डॉक्टर, मुझे यकीन वो उसे ठीक कर देंगे। वहां पर जोंजियो आते हुए उस क्राउड को देखकर कहती है, जहाँ पर इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं और इस क्लिनिक के आगे इतनी भीड़ क्यों है। लिटिल फाइबर से कहती है, मास्टर यहाँ क्या चल रहा है। जोंजियो से कहती है, चलो जाकर देखते हैं। हमें क्लिनिक के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई व्यक्ति कहता है, डॉक्टर हमारे युवा मालिक को बहुत तेज सर्दी लग गई है, हमें क्या करना चाहिए। फिर डॉक्टर कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ फायर एशी मशरूम ले आओ, आपका युवा मालिक जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले ही पल हम उस नौकर को देखते हैं जो चिंता जताते हुए उसे कहता है, बस आप मेरे युवा मास्टर को ठीक कर दो, आप मुझसे जो भी कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ और पैसों की कोई चिंता मत करना। उसकी ये बात सुनकर हम जोंजियो को देखते हैं जो स्माइल करते हैं उसे कहती है, अगर तुम उसे फायर एशी मशरूम खिलाओगे तो वह तुरंत ही मर जाएगा। उसकी ये बात सुनकर वो डॉक्टर चिल्लाते हुए पीछे को देखकर कहता है, कौन बकवास कर रहा है, किसकी हिम्मत हुई ऐसा कहने की। जोंजियो की तरफ देखते हुए कहता है, ओ छोटी बच्ची, क्या तुम्हें मेडिकल की कोई नॉलेज भी है और तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती। फिर हम जोंजियो के पीछे खड़े हुए लोगों को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए कहते हैं, जाओ मास्टर एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, बेंगलुरु शहर में उनके जैसा कोई डॉक्टर नहीं है। उसके साथ ही खड़ा हुआ व्यक्ति उसे कहता है, वो लड़की कौन है, उसकी डॉक्टर जाओ को चुनौती देने की हिम्मत कैसे हुई।
शायद उसे किसी ने यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए भेजा होगा। जॉनजियो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या करूँ, मुझसे ये देखकर रहा नहीं गया, जो सच था वो मैंने बता दिया। उसकी ये बात सुनकर वो डॉक्टर चिढ़ जाता है और उससे कहता है, छोटी लड़की, इस बात में कोई सेंस नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। अगले ही पल हम जंग मास्टर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। उसका नौकर जॉनजियो से चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपने आप को क्या समझती हो, मेरे जो मास्टर का इलाज करने से डॉक्टर को परेशान मत करो। उसकी ये बात सुनकर लिटिल फाइबर को गुस्सा आ जाता है। वो उसे चिल्लाते हुए कहता है, मेरी मास्टर से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जॉनजियो उसे चुप कराते हुए कहती है, ठीक है, आप आगे आगे बढ़ो और उसका इलाज करो। वो डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए घूरते हुए अपने मन में कहता है, ये घटिया लड़की कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की। अगले ही पल वो डॉक्टर उस जंग मास्टर को सूप पिलाते हुए कहता है, इस फायर ऋषि मशरूम सूप को पीते ही जंग मास्टर 100% रिकवर कर जाएंगे। उसे ऐसा करते देख लिटिल फाइबर चिल्लाते हुए कहती है, मास्टर, ये बहुत रिस्की है, उसकी लाइफ के साथ खेलना, ये बहुत रिस्की है, वो उसकी लाइफ के साथ खेल रहे हैं, क्या आप उन्हें रोकोगे नहीं। जॉनजियो उसे कहते, नहीं, मैं उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकूंगी, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। अगले ही पल हमें जंग मास्टर दिखाया जाता है जिसकी हालत थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है। उसके पास खड़ा हुआ उसका नौकर उसे कहता है, जंग मास्टर, तो आप ठीक हो चुके हो और अब आप उठ रहे हो। उसके पीछे ही खड़ा हुआ डॉक्टर उसे कहता है, तो जंग मास्टर ठीक हो चुके हैं। जॉनजियो के पीछे खड़े हुए लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, डॉक्टर जाओ तो एक सच में मेडिकल का गॉड है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस बेशरम बच्ची को देखो, जिसने अभी अभी डॉक्टर जाओ को रोकने की कोशिश की थी, बहुत बदतमीज है। उनकी ऐसी बातें सुनकर लिटिल फाइबर को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए जॉनजियो से कहती है, मास्टर, अब इनका बहुत ज्यादा हो रहा है, ये आपकी बेइज्जती कर रहे हैं और मैं अब ये और नहीं सह सकता। जॉनजियो उसे चुप कराते हुए कहती है, तुम थोड़ा वेट करो, अगले ही पल देखो अभी क्या होता है। जंग मास्टर अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए खांसने लगता है और उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगती है। उसके पास ही खड़ा हुआ नौकर उसे देखकर घबरा जाता है और वो उसे कहता है, जंग मास्टर, आपको क्या हुआ। उसकी हालत को फिर से खराब होता देख डॉक्टर घबराते हुए कहता है, हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। उसके पीछे ही खड़े हुए लोग उसे कहते हैं, डॉक्टर जाओ, ये क्या हो रहा है, क्या आपने उसे कोई गलत मेडिसिन दे दी। फिर वो आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, क्या वो लड़की सही थी, अब मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है, हम उस लड़की के साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं। ये सुनकर डॉक्टर जाओ बहुत घबराने लगता है। फिर वो कहता है, मैंने कोई गलत तरीका नहीं अपनाया, ये तुम्हारा जुआ मास्टर है जो बहुत ज्यादा बीमार है कि मैं भी उसे ठीक नहीं कर सकता और मेरी कोई भी दबाव से उस पर काम नहीं करेगी। घर वापस जाओ और इसके पास अभी भी कुछ दिन बाकी हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो नौकर गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है, तुम घटिया कहेंगे। हम जूनियर को देखते हैं जो सीरियस लुक देते हैं उस डॉक्टर को कहते हैं, तुम घटिया डॉक्टर, वो कमजोर और दुबला पतला है, आप उसे बचा नहीं रहे बल्कि उसे नुकसान पहुंचा रहे थे। अग्नि रेशी मशरूम शक्तिशाली और बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, तुम एक डॉक्टर के रूप में राक्षस हो और तुम में डॉक्टर होने की नैतिकता की भी अभावना है। जब मरीज मरने वाला होता है तो तब भी तुम अपने लिए बहाने ढूंढ लेते हो। अगले ही पल जूनजियो उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, मरीज का जीवन आप पर निर्भर होता है, जब एक डॉक्टर के पास कोई भी नैतिकता नहीं होती तब उसे डॉक्टर कहलाने का कोई भी हक नहीं है। ये सुनकर वो डॉक्टर घबराते हुए उसे कहता है, ये क्या बकवास है, वो तो वैसे भी मर ही रहा है, जिसका मेरी दुआ से कोई भी लेना देना नहीं है। तुम अपने आप को बहुत समझ रही हो, अगर तुम्हें इतनी काबिलियत है तो उसका इलाज क्यों नहीं कर देती। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो चुप रहो और चले जाओ। उसकी ये बात सुनकर जॉनजियो स्माइल करते हुए उसे कहती है, ठीक है, आओ इंतजार करो और देखते हैं हम में से आज कौन यहाँ से चले जाएगा। मैं तुम्हें आज ये दिखाऊंगी कि तुम एक बहुत ही घटिया डॉक्टर हो। फिर वो उस जंग मास्टर के पास जाकर उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे चेक करने लगती है। उसके पीछे ही खड़ा हुआ नौकर घबराते हुए उसे कहता है, तुम क्या चाहती हो और तुम्हें पता है कि जंग मास्टर कौन है। बीमारी का इलाज तुम्हारे जैसा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। वो कुत्तों की तरह भौंकते ही जा रहा होता है। अगले पल जॉनजियो को गुस्सा आ जाता है। वो उसे घूरते हुए कहती है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा जंग मास्टर मर जाए तो अपने कुत्ते जैसे मुंह को बंद कर रखो। जॉनजियो को ऐसा करते थे वो घबरा जाता है और कहता है, ये लड़की इतनी डरावनी क्यों है। फिर जॉनजियो अपने मन में कहती है, मुझे पहले इसके शरीर से रेशी मशरूम निकालना पड़ा। फिर वो उसके सीने पर हाथ रखते हुए अपनी पावर को उसके अंदर इंस्टॉल करने लगती है, जिसकी वजह से फायर मशरूम का जो भी सिर्फ उसने पिया होता है वो उसके शरीर से बाहर आने लगता है, उसके मुंह से बाहर आने लगता है। जॉनजियो उसे एक पिल देती है। अगले ही पल हमें उस डॉक्टर का सीन दिखाया जाता है जिसके पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, ये लड़की कौन है, मुझे नहीं लगता ये उसे ठीक कर सकती है, जहाँ तक कि डॉक्टर जाओ भी ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो अपने मन में कहता है, क्या ये हो सकता है कि वह सचमुच उसे बचाने में सक्षम है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वह युवक बस सांस फूलने के साथ वहीं लटका हुआ है, उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। छोटी सी डैन पिल उसे कैसे बचा सकती है। अगर वो अभी भी नहीं उठा तो मैं उस पर उसे मारने का आरोप लगा सकता हूँ।
पल हम उस जंग मास्टर को देखते हैं जो ठीक होने लगता है। जॉनजियो उसकी तरफ देखते हुए उसे कहती है, तो तुम उठ रहे हो, तुम अब क्या ठीक हो? फिर हम जंग मास्टर को देखते हैं जो उसे देखता ही रहता है, और हम नौकर को देखते हैं जिसने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा होता है और रोते हुए उसे कहता है, जंग मास्टर आप सच में ठीक हो गए? जंग मास्टर कहता है, तो मैं कहाँ हूँ? जॉनजियो उसे कहती है, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? मास्टर उसे कहता है, मैंने अपने जीवन में कभी भी इतना अच्छा महसूस नहीं किया। जॉनजियो स्माइल करते हुए उसे कहती है, अच्छा तो तुम अब ठीक हो? जंग मास्टर उसे कहता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया मिस, मेरा नाम जॉन फियाओ है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? फिर वो कहती है, मैं जॉनजियो हूँ, और वो उसे एक पेपर को देते हुए कहती है, ये एक स्पिरिट लाफ्टिंग पिल फार्मूला है, तुम इनमें से कुछ खरीद लेना और इन्हें रेगुलरली लेते रहना, ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। वो जंग मास्टर उस पेपर को देखते हुए कहता है, ये डैन मास्टर का प्रयास है, लेकिन आप इसे मुझे ऐसे ही दे रही हैं। जॉनजियो उसकी बात सुनकर उसे कहती है, कोई बात नहीं, स्पिरिट लिफ्टिंग पिल एक कॉमन डैन पिल है और ये आपके लिए अच्छा है, बस इसे ले लो। उसके पीछे खड़े हुए व्यक्ति उसे कहता है, क्या उसे अभी अभी एक अजीब डैन पिल का फार्मूला दिया गया है? उसके साथ ही खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, क्या ये नकली हो सकता है? डैन पिल फार्मूला बहुत अनमोल है। ये सुनकर जंग मास्टर अपने मन में कहता है, फार्मूला डैन मास्टर का सबसे बड़ा राज है और ये लड़की बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर है और इसने इस फार्मूले को मुझे ऐसे ही दे दिया। फिर जॉनजियो को एकदम याद आता है और वो कहती है, ओह मैं तो जहाँ हर्ब खरीदने के लिए आई थी, और वो भागते हुए एक दुकानदार के पास जाते हुए एक्साइटेड होकर उसे कहती है, बॉस और मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी दे दो और मुझे ये सब कुछ दे दो। जंग मास्टर उसकी तरफ देखते हुए ब्लश करते हुए कहता है, जॉनजियो ये लड़की बहुत स्पेशल है। फिर हम उस नौकर को देखते हैं जो घबराते हुए जंग मास्टर को कहता है, जंग मास्टर क्या आप सचमुच में पूरी तरह रिकवर हो चुके हो? अगले ही पल जॉनजियो जंग मास्टर के पास से गुजरते हुए उसे कहती है, ओके मैंने सब कुछ ले लिया है, तो हम फिर मिलेंगे। वो जंग मास्टर उसे जाते हुए शर्मा कर देखता रहता है और अगले पल उसे कहता है, मिस जॉनजियो प्लीज एक सेकंड के लिए रुको। फिर वो जॉनजियो को एक टोकन देते हुए कहता है, मिस जॉनजी प्लीज कृपया इसे ले लो, आपने मुझे बचाया है और मैं आपका आभारी हूँ। मैं सटू नाम की कसम खाता हूँ और कि मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। उस टोकन को देखकर उस डॉक्टर की फट आती है और वो घबराते हुए कहता है, ये आदमी वास्तव में जॉन परिवार का एक शाही सदस्य है। वो रोते हुए कहता है, मैं बर्बाद हो गया और अब मैं मर जाऊंगा। उससे पहले कि वो मुझे याद करे बेहतर होगा कि मैं अभी यहाँ से निकल जाऊँ। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि एक व्यक्ति उसे पीछे जाकर पकड़ लेता है। जॉनजियो उस टोकन को पकड़ते हुए उसे कहती है, ठीक है तो फिर मैं इसे ले रही हूँ। फिर वो जंग मास्टर से कहता है, आपको बहुत सारी खरीदारी करनी है, क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ? जॉनजियो से कहती है, नहीं शुक्रिया आपका, अभी तो बहुत बड़ा दिन है, हम फिर कभी मिलेंगे। ऐसा कहते वो वहाँ से जाने लगती है और उसे वहाँ से जाते देख जंग मास्टर थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वो उसका नाम लेकर कहता है, जॉनजियो क्या हम फिर दोबारा कभी मिलेंगे?